480 बच्चों की कक्षा में 480 बच्चों की एक कक्षा में 480 बच्चों की एक कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स 480 बच्चों की एक कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स की एक परीक्षा का आयोजन किया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स की एक परीक्षा का आयोजन किया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एक परीक्षा का आयोजन किया गया। बेटा लिखा, जिसमें कक्षा के 15% बच्चों ने भाग नहीं लिया। जिसमें कक्षा के 15% बच्चों ने भाग नहीं लिया। बेटा लिख पाए? भाग नहीं लिया। आगे लिखिए, परीक्षा के परिणाम के अनुसार परीक्षा के परिणाम के अनुसार 140 बच्चे 140 बच्चे फिजिक्स में पास हुए। 140 बच्चे फिजिक्स में पास हुए। 140 बच्चे फिजिक्स में पास हुए, जबकि 16 बच्चे केवल केमिस्ट्री तथा मैथ्स जबकि 16 बच्चे केवल केमिस्ट्री तथा मैथ्स इन्हीं दोनों विषयों में पास हुए। बेटा लिख पाए? पास हुए। आगे लिखिए, 10 बच्चे लिखिएगा बेटा, 10 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में फेल नहीं हुए। 10 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में फेल नहीं हुए। 10 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में फेल नहीं हुए। जबकि 24 बच्चे केवल केमिस्ट्री में फेल हुए। 24 बच्चे केवल केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। बेटा लिख पाए? हाँ, देखिए, केवल केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। अगला पॉइंट लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखिएगा, 22 बच्चे फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों में ही पास हुए। 22 बच्चे फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों में ही पास हुए। जबकि 36 बच्चे 36 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में पास नहीं हुए। 36 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में पास नहीं हुए। भैया लिख पाए?
और आखिरी पॉइंट लिखिएगा इसी में बेटा, इसी में आखिरी पॉइंट आप लिखोगे, इसी में आखिरी पॉइंट लिखिएगा बेटा, इसी में आखिरी पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दो सौ अस्सी बच्चे 280 बच्चे 280 बच्चे 280 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। 280 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। 280 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। बेटा लिख पाए? चलिए नई लाइन से लिखिए पहला, नई लाइन से लिखेंगे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कुल कितने बच्चे ऐसे हैं, कुल कितने बच्चे ऐसे हैं, पहला लिख रहे हो आप, कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। बेटा पहला आपने लिखा है कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। जो केवल किसी भी, हाँ बेटा सारे बताना, जो केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। दूसरा लिखो बेटा, जो गर्ल्स ठीक बात बेटा, बेटा आप थोड़ा थोड़ा समझो भैया, आप बैठो, आप बैठो, हाँ बैठो। क्या लिखा पहला? कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। दूसरा सवाल लिखिएगा इसी में, सेकंड क्वेश्चन। बेटा पेपर में जब भी ये प्रश्न आते हैं कम से कम 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और ये बात छुपी नहीं है कि सभी में आ चुके हैं, चाहे वीडियो से लेकर यूपीटीपीएससी का कोई पेपर हो, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, है ना, तो सभी में मिलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिएगा सर, लिखिएगा कम से कम किन्हीं दो विषयों में, कम से कम किन्हीं दो विषयों में पास होने वाले कुल बच्चों, कम से कम किन्हीं दो विषयों में, कम से कम किन्हीं दो विषयों में पास होने वाले कुल बच्चों और किसी भी विषय में, और किसी भी विषय में, और किसी भी विषय में, बेटा लिखना करो भैया, शुरू कर दो, 4-5 लाइनें छोड़ के यही शुरू कर दो। और किसी भी विषय में पास नहीं होने वाले बच्चों, और किसी भी विषय में पास नहीं होने वाले बच्चों, और किसी भी विषय में पास नहीं होने वाले बच्चों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है, के बीच क्रमशः क्या अनुपात है, के बीच रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है, क्रमशः क्या अनुपात है। तीसरा लिखेंगे सर, तीसरा लिखिए इसी में, इसमें लिखिएगा तीसरा इसी में लिखेंगे बेटा। केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे, केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे, केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का कितना प्रतिशत है। केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का, कक्षा के कुल बच्चों का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट। भैया 3 लिख लिए शायद, चौथा लिखिए सर, चौथा इसी में लिखेंगे सर, चौथा लिखिए इसी में, चौथा लिखिएगा इसी में बेटा। केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों, केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों, केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों और केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों, और केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों,
केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? इसी में लास्ट एक छोटा सवाल, इसी में 5वां लिखेगा बेटा, लिखेगा, लास्ट इसी में है। केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले बच्चे, केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले बच्चे, केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले बच्चे, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, कॉमा। मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों, मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों से, मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? भैया कुछ उम्मीद? जल्दी कोशिश करो, फिर हम सॉल्व करवाते हैं। पहले आप प्रयास करें, फिर हम सॉल्व करवाते हैं। सभी लोग पहले डायग्राम बनाइएगा बेटा, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। रंजित कुछ उम्मीद है? शाबाश, उम्मीद है तो बिल्कुल प्रयास करिए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं।
जल्दी करो, फिर सवाल को हम समझा देते हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर बेटा देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। आपको 3 सब्जेक्ट की बात की गई है, इसमें 3 विषय की। तो चलिए कक्षा की बात कर लेते हैं, उसमें 3 विषय को देखना है। तो इसमें आप एक गलती ये कभी मत करना जो आमतौर पे स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो ये है कि बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं तो 3 गोले बना देते हैं। ऐसे 3 गोले बना देते हैं, एक में लिख देते हैं फिजिक्स, एक में लिख देते हैं केमिस्ट्री, एक में मैथ्स, और जो जानकारी दी गई वो लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे गलत तरीका होता है ये। जल्दबाजी में गलतियां अक्सर होती हैं इस तरह की, आप में से भी किसी ना किसी से क्लास में शुरू हुई होगी ऐसी गलती, स्वाभाविक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको जब इसको सॉल्व करना है इस प्रश्न को, तो कभी भी पेपर में ध्यान रखना, आप यूनिवर्सल सेट बनाइए। पहले एक यूनियन बनाइए बेटा, एक यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल समुच्चय भी कह सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। कक्षा में इस क्लास में हमने कुल बच्चे आपको कितने बताए थे जरा बताओ? 480 बेटा, 480 स्टूडेंट्स बताए थे। तो कक्षा के कुल बच्चे जो टोटल स्टूडेंट्स हमने बताए थे वो इस कक्षा में बेटा आपको बताए थे 480। ठीक है, 480 बच्चे टोटल थे। अब जाहिर सी बात है 480 बच्चों की परीक्षा हो रही है, तो 480 बच्चों की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। और जो परीक्षा ली गई है वो 3 विषयों की ली गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 विषयों की परीक्षा ली गई। अब जब भी पेपर होता है तो हमेशा सब लोग तो पेपर देने आते नहीं, कुछ एब्सेंट भी तो हो जाते हैं। तो बेटा इसमें हुआ ये कि परीक्षा देने वाले, जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं सर, जिन्होंने एग्जाम दिया, जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स है बेटा वो इसमें लिख देते हैं, और परीक्षा नहीं देने वाले हम अलग कर देते हैं। आपको हमने बताया है कि कितने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, कितने परसेंट? 15%। तो परीक्षा नहीं देने वाले, हाँ परीक्षा नहीं देने वाले जो आपको बताए गए वो 15% बताएं। तो क्या 15% निकाल लोगे 480 में? कितना? 72। सीधा सा हिसाब किताब, आपने भाई 480 और गुणे 15/100, 480 गुणे 15/100 किया तो 480 का 15% निकला बेटा कितना? 72। तो इसका मतलब 72 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, परीक्षा छोड़ दी है, पेपर नहीं दिया। तो 480 में से अगर 72 ने पेपर नहीं दिया है तो घटा दो, तो मेरे ख्याल से 408 बच्चों ने पेपर दिया होगा। बताओ क्या बात सही है? परीक्षा देने वाले ये हो गए। ठीक है, अब इन बच्चों का ही फैसला है रिजल्ट बनाना। रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट हमेशा उनका बनता है जो पेपर देते हैं। जो एब्सेंट होगा उनका कभी रिजल्ट नहीं बनता है, उनकी मार्कशीट में ए लिख के आ जाता है। तो आपको बता दें कि सर रिजल्ट जो बनाओगे वो हमेशा उनका बनाया जाता है बेटा जिन्होंने पेपर दिया है। तो ठीक है, 3 गोले बना दिए। इस गोले की बात कर लेते हैं। इसमें जो बच्चे हम लिखने जा रहे हैं बेटा, वो फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे हम इस गोले में लिख देते हैं। जो फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे हैं उनको हम इस गोले में लिख देते हैं, इस गोले से दिखा देते हैं ये फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे। चलिए अच्छी बात है,
फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे हमने इस गोले में दिखा दिए। उसके बाद में बेटा जो केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे, केमिस्ट्री में पास होने वाले जो बच्चे हैं, केमिस्ट्री में जो पास होने वाले बच्चे हैं, उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, चलिए उनको हम इस वाले गोले के अंदर दिखा देंगे। इस गोले के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे केमिस्ट्री में पास हुए होंगे। चलिए हमने अपनी पहचान के लिए इस बात को एक कलर भी दे दिया है, अच्छी बात है। और जो नीचे वाले हैं इनको हम कह देते हैं कि ये मैथ्स में पास होने वाले हैं। बेटा इनको हम बता देते हैं कि ये मैथ्स में पास होने वाले बच्चे, जो मैथ्स में पास होने वाले बच्चे हैं बेटा उनको हम इस गोले में रख के दिखा देते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमने इस गोले में जैसे मैथ्स में पास होने वाले लिखे तो आपको भी नीचे वाले गोले में मैथ्स में ही लिखने हैं पास होने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे केमिस्ट्री लिख दो, ऊपर मैथ्स कर दो, या फिजिक्स को इधर कर दो, केमिस्ट्री को इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सलाह मेरी ये है कि हमेशा पॉजिटिव वे में चले, पास होने वालों के आधार पे ही चित्र बनाना। आप में से कुछ लोगों के मन में एक धारणा शायद आ गई होगी कि गुरुजी आपने कुछ डेटा, कुछ जानकारी फेल को लेकर भी दी है, तो हम फेल से डायग्राम बना ले। बना लोगे तो बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा हमेशा ध्यान रखना, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ। कोई भी पेपर होता है, कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी पेपर हो, आप अच्छी तरह से जानते हो अगर क्लास में, और हाँ मैं पेपर की अगर बात कर रहा हूं तो वो कंपटीशन के एग्जाम की बात थी, एकेडमिक की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह की जो क्लास में परीक्षाएं होती हैं। जब आप स्कूल में थे तो उसमें जब स्कूल की क्लास के टेस्ट होते थे, क्लास के टेस्ट, तो उसमें आपको पता है पास होने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती थी, फेल होने वाले बच्चे कम होते थे। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में कोई क्लास थोड़ी ना होती, कंपटीशन में तो सारे बच्चे बैठे होते हैं। क्लास में क्या होता था कि एक संख्या सीमित होती थी, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200, 300 बस। तो उनमें जब भी रिजल्ट आता था तो हमेशा पास होने वाले ज्यादा होते थे, फेल होने वाले कम। तो पास होने वालों की संख्या ज्यादा होती, इसलिए हमारी सलाह है कि अब पास होने वालों के आधार पर ही रिजल्ट हमेशा बनाया करिए, फेल होने वालों को अलग रख दिया करिए। चलो शुरू करते हैं, जानकारी पढ़ना शुरू करें। बताएं सर, पहले 140 बच्चे फिजिक्स में पास हुए। तो बेटा जो फिजिक्स का ये लाल वाला गोला है, मैंने इसके अंदर 140 लिख दिए बिकॉज ये फिजिक्स में पास है। आगे बताओ। शाबाश, इन्होंने ये कहा, भैया ध्यान दीजिएगा, 16 बच्चे ऐसे हैं जो केवल शब्द लगा है, केवल, बेटा केवल को अंडरलाइन कर लो। 16 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री तथा मैथ्स, केवल इन्हीं दोनों में ही पास हुए और किसी में पास नहीं हुए। तो अगर मैं 16 को यहां लिख देता हूं, देख कर बताओ, क्या 16 बच्चे केमिस्ट्री वाले गोले के अंदर भी आ रहे हैं, मैथ्स वाले गोले के अंदर भी आ रहे हैं, नीले वाले के अंदर भी आ रहे हैं, हरे वाले के अंदर भी आ रहे हैं, और लाल वाले गोले से बाहर हैं। तो कुल मिला के ये 16 बच्चे ऐसे हुए जो केमिस्ट्री में भी पास हैं और मैथ्स में भी पास है, केवल इन्हीं दोनों में पास है, और बल्कि तीसरे विषय में पास नहीं। क्या हमारी बात सही? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 10 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में फेल नहीं हुए, तीनों में से किसी में भी फेल नहीं हुए, इसका मतलब तीनों में ही पास हो गए होंगे। तो 10 बच्चे अगर तीनों ही विषयों में पास हो गए होंगे तो बेटा क्या 10 को बीच में लिखना उचित रहेगा? शाबाश, आगे बताएं। एक्सीलेंट, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 24 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री में फेल हुए। अच्छा एक बात समझो बेटा, सुनो, 3 सब्जेक्ट थे हमारे पास, 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट थे। आपने बताया केवल किस में फेल हुए? केवल बेटा 3 सब्जेक्ट थे, तीनों में से केवल केमिस्ट्री में फेल हुए, केवल केमिस्ट्री में फेल हुए, इसका मतलब बाकी दोनों में पास हुए होंगे। क्यों केवल लगा दिया था, केवल केमिस्ट्री में फेल हुए, इसका मतलब बाकी दोनों में पास हुए होंगे। यही जो आपने संख्या बोली थी, कितनी बोली थी? 24 बच्चे हैं जो केवल केमिस्ट्री में फेल हुए, इसका मतलब बाकी दोनों विषयों में पास हुए होंगे। फिर 24 को ऐसी जगह लिखो कि जो फिजिक्स में भी पास हो जाए, मैथ्स में भी पास हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री में पास ना हो पाए। तो बेटा क्या 24 को यहां लिखना उचित रहेगा? 24 बच्चे ध्यान से देखो, क्या केमिस्ट्री वाले गोले से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? अगर केमिस्ट्री वाले नीले वाले गोले से बाहर हो गए तो मतलब केमिस्ट्री में पास नहीं हो पाए, तो मतलब केमिस्ट्री में फेल हो गए। और अगर केमिस्ट्री में फेल हो गए तो ध्यान से देखो किस किस गोले के अंदर है, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर है, तो मतलब इन दोनों में तो पास हो गए हैं, लेकिन केवल किस में पास नहीं हो पाए? केमिस्ट्री में। तो मतलब केवल केमिस्ट्री में ही तो फेल हुए होंगे। चलिए बढ़िया, आगे बताएं। आपने हमसे ये कहा कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास हुए। ध्यान से देखो बेटा,
फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास हुए हैं। अगर मैं इतने ऑक्यूपाइड एरिया की बात करूं, इतनी जगह की बात करूं, ध्यान से देखिए, सामने देखिए और बताइए बेटा, ये जो हमने जगह बनाई है, क्या ये इतनी जगह है, क्या ये इतना एरिया, क्या फिजिक्स वाले गोले के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये जो एरिया इतनी जगह है, इतनी पूरी जगह, इतनी पूरी जगह, क्या ये केमिस्ट्री वाले के अंदर भी आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। आपको एक चिंता और खाए डाल रही है कि सर इसमें से कुछ हिस्सा तो मैथ्स में भी आ रहा है, आप उसकी टेंशन ही छोड़ दो। गुरुजी ने जितनी डिमांड की है पहले उतने का जवाब दो। ये बताओ, इतनी जो जगह है बेटा, इतनी जो जगह है, क्या ये फिजिक्स के अंदर आ रही कि नहीं आ रही? क्या ये जो ऑक्यूपाइड एरिया, ये जो जगह है, क्या ये केमिस्ट्री के अंदर भी आ रही है? आ रही। तो मतलब कि ये जो जगह है ना, इतनी जगह, ये जो इतनी जगह है, इतनी, ये जगह फिजिक्स में भी आ रही है, केमिस्ट्री में भी पास, केमिस्ट्री में भी आ रही है। मतलब इस जगह के अंदर जो बच्चे होंगे वो फिजिक्स में भी पास होंगे और केमिस्ट्री में भी पास होंगे। और आपने सर हमको ये बताया है कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास है। तो मतलब इतनी जगह के अंदर बेटा 22 बच्चे हमको लिखने हैं। अब 22 में से ही आप कितने लिख चुके हो? 10 लिख चुके हो। रेस्ट ऑफ बताओ कितने? 12 बच गए, वो हमने ऊपर लिख दिए। बात को समझिएगा, समझ पा रहे बेटा? शाबाश, आगे बताएं। तीनों में ही फेल हुए। आपने हमसे ये कहा कि 36 बच्चे तीनों में से किसी भी विषय में पास नहीं हुए होंगे, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली तीनों में ही फेल हो गए होंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, 36 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऊपर मैं P लिख रहा हूँ, C लिख रहा हूँ और M लिख रहा हूँ, और बेटा कट्टम बनाए दे रहा हूँ। कट्टम, क्या इस बात का मतलब सोच पा रहे हैं? ये तीनों ही विषय में फेल हुए। चलिए सुविधा के लिए फेल लिख भी देते हैं बेटा, तीनों में ही फेल है। जी बताएं सर, आगे। आपने हमको क्या बोला, कितने बच्चे? 280 बच्चे आपने हमसे कहा कि मैथ्स में फेल हुए। तो एक बात बताओ, ये जो हरा वाला गोला है, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो तो मैथ्स में पास होने वाले बच्चे हैं। तो इस गोले को छोड़ दो, इसको छुपा दो, इसको हटा दो। इस गोले के अलावा जितने भी बाहर सब बैठे हुए, क्या वो सब मैथ्स में फेल हुए होंगे कि नहीं? भाई अगर हरे वाले गोले के अंदर आ गए तो मैथ्स में पास हो जाएंगे, लेकिन अगर हरे वाले गोले से बाहर है कुछ भी, तो क्या बताओ सब वो मैथ्स में फेल होंगे कि नहीं होंगे? और ये बाहर का पूरा हिसाब किताब आपने जोड़ जाड़ के हमको बताया है 280। तो बाहर वाला पूरा हिसाब किताब आओ देखते हैं। 140 प्लस 12 152, 152 प्लस 36। बेटा जो तीनों में फेल है वो भी तो मैथ्स में फेल है। हाँ तो बताओ 152 प्लस 36 188। 188 बच्चे आप बैठा चुके हो अभी, जबकि आपको लिखने कितने थे बाहर? 280। 280 में से बेटा जरा 188 घटाओ, कितना बचा? कितना बचा? 92। तो वो जो 92 बचा वो आप यहां लिख दीजिए। सोचिए 92 संख्या दी नहीं थी, 280 संख्या दी थी। उस 280 की मदद से हमने 92 निकाल लिया। ध्यान से देखिए कैसे। आपसे बोला यह गया था कि 280 बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं। अगर 280 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं तो कुल मिला के वो मैथ्स का जो ये पास वाला गोला है, पास होने वाला, इस गोले में नहीं होनी चाहिए, इस गोले से बाहर होनी चाहिए। तो इस गोले से बाहर जितनी भी संख्या है, क्या वो सब मैथ्स में फेल हुए होंगे कि नहीं हुए? भाई हरे वाले गोले से बाहर अगर तुम हो गए तो मैथ्स में फेल हुए। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात हो बेटा, थोड़ा सा एक बदलाव करेंगे। 92 लिखने से पहले एक छोटा सा बदलाव करेंगे बेटा, ध्यान दो। फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने बताए थे? एक सेकंड, बस एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाएगी। फिजिक्स में पास होने वाले कितने बताए थे? 140। बेटा ये जो लाल वाला गोला है, ये पूरा फिजिक्स में पास होने वालों का गोला है। तो बेटा अगर पूरा फिजिक्स में पास होने वालों का गोला है तो इसके अंदर 140 ही होने चाहिए। पर ध्यान से देखो, इसके अंदर तो 140 से ज्यादा दिख रहे हैं आपको। बेटा ये 12, ये 10, ये 24 भी तो इसी गोले के अंदर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो 140 बच्चे थे ना बेटा, उन्हीं में से ही 12 यहाँ बैठा दिए, उन्हीं में से ही 10 यहाँ बैठा दिए, उन्हीं में से ही 24 यहाँ बैठा दिए, तो भी क्या यहाँ 140 ही बचे रहेंगे? नहीं सर, 12, 10, 22, 24 कितना होता है? 46। हाँ कितना बचा? 94। तो बेटा आपने 140 में से 12 घटाया, 10 घटाया, 24 घटाया, कितना बचा? 94। अच्छा एक बात तो ये होगी। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, हमसे अब मैं उस बात को पढ़ लेता हूँ, उस वाली बात को। 280 बच्चे हैं जो कि मैथ्स में पास नहीं हो पाए, मतलब मैथ्स में फेल हुए। तो अगर मैथ्स में पास नहीं हो पाए हैं तो क्या मैथ्स वाले गोले से बाहर होंगे सारे? तो बाहर वाले सारे जोड़ लेते हैं। तो बेटा अब जोड़ लीजिए, 94, 12 और बेटा 36। हाँ अब बेटा जोड़ो, कितना आया? कितना आया? 142। आप
142 का हिसाब किताब कर चुके हो, जबकि हरे वाले गोले के बाहर जो संख्या बोली गई थी, मैथ्स में पास होने के बाहर जो संख्या बोली गई थी, मतलब मैथ्स में फेल होने वाले, वो पता है बेटा, वो आपको बोले कितने थे? 280। तो 280 में से आप 142 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा? 138। तो बेटा वो जो संख्या लिखनी थी वो 92 ना लिख के हम कितनी लिखेंगे? 138 लिखेंगे। क्या बात समझ पा रहे? अच्छा, एक छोटी सी बात को समझिएगा। जैसे क्लास थी, उसमें 40 बच्चे पढ़ते थे, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते थे। 40 में से, सुनना बेटा, 40 में से क्या हुआ कि हमने 4 विषयों का पेपर करवाया, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, 4 सब्जेक्ट का पेपर करवाया पूरे 40 बच्चों में। रिजल्ट आ गया। 40 में से क्या हुआ कि 30 बच्चे ऐसे थे जो मैथ्स में पास, रीजनिंग में पास और हिंदी में पास, तीनों में पास, लेकिन जीएस में फेल थे 30 बच्चे। और 10 बच्चे ऐसे थे जो चारों ही विषयों में फेल थे, चारों में फेल थे। हमने कहा क्लास में वो बच्चे खड़े हो जाओ जो जीएस में फेल है, जो जीएस में फेल है। तो वो 30 बच्चे खड़े हो गए, बोले सर हम लोग जीएस में फेल है, बाकी तीनों पास है। वो 10 बैठे रहे। हमने कहा तुम क्यों बैठे हो? बोले सर जी हम लोग चारों में फेल है। अरे भैया चारों में फेल हो तो जीएस में भी तो फेल हो, तो बताओ क्या उन 10 को भी खड़े होना पड़ेगा कि नहीं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं ये बोलता कि केवल वो लोग खड़े हो जो केवल जीएस में ही फेल है, केवल जीएस में ही फेल है, तब बताइए क्या वो 30 ही खड़े होंगे कि नहीं? तब वो 10 नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो केवल जीएस में नहीं फेल है, वो कितने में फेल है? चारों में। तो इसी बात का अभिप्राय यहाँ पर भी है। बेटा अगर देखोगे तो ये 36 बच्चे अगर तीनों ही विषयों में फेल हैं, तो बताओ क्या मैथ्स में भी फेल है कि नहीं? मैथ्स में भी तो फेल है। तो कुल मिला के जो 280 बच्चे आपको इकट्ठा करने थे, उनमें ये भी तो अपना नाम लिखवाएंगे। तो ये 36 बच्चे भी मैथ्स में फेल हैं, ये 138 भी मैथ्स में फेल है। कैसे पता चला? क्योंकि हरे वाले गोले से बाहर, ये भी मैथ्स में फेल है, 12 भी फेल है क्योंकि हरे वाले गोले से बाहर, 94 भी मैथ्स में फेल है। इनको जोड़ा तो 280 ही आया जी। अब आप देखेंगे तो 408 में से कितने का फैसला कर चुके हो? आओ जोड़ते हैं। तो हम आपको याद दिला देते हैं, जल्दी जोड़ने का तरीका देख लो। लाल वाले गोले का टोटल था 140, याद आ रहा है? 140। अच्छा 140 ये हो गया। उसके बाद में 138 और 16 को जोड़ो, क्या 154 होता है? 154, 154 और 36, 154 और 36, 154 और 36, 190, 190, 190 ये हो गया और 140 ये हो गया। तो 140 और 190 बेटा कितना होता है? 330 लोगों का फैसला आप कर चुके हो। कितने में से? 408 में से। तो अब 408 में से अगर 330 को घटा दो, बचा कितना? 78। जो 78 बचा, उस 78 लिखने को, उस 78 को लिखने के लिए केवल एक ही जगह दिख रही है। क्या बात सही है? हिसाब पूरा ठीक है ना? चलिए, कुछ कहना चाह रहे थे भैया? वो मत कुछ कहना चाह रहे थे? महाराज गुरुजी ने गलत नहीं किया था। थैंक यू सो मच, आपने मेरी गलती को पकड़ा, पहचाना, मुझ में सुधार करवाया, मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था बेटा, बोलो। केवल कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल किसी भी एक ही विषय में पास हुए? शाबाश। देखो, केवल किसी भी एक विषय में पास हुए। सामने देखकर बताओ, केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने? गुड। केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने? 138। और केवल मैथ्स में पास होने वाले? तो बेटा हमसे ये कहा गया कि केवल किसी भी एक विषय में पास होने वाले बच्चे कुल हैं कितने? तो आपने कहा सर 94 प्लस 138 प्लस 78। बेटा इन्हीं को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 310। तो बेटा ये पहले वाले का आंसर आ गया 310 जी। दूसरा देखते हैं, बताएं सर। पास नहीं होने वाले बच्चों के बीच में अनुपात ना, कम से कम किन्हीं 2 विषयों में पास होने वाले कुल बच्चों। देखकर सामने बताओ सब लोग, ये 24 बच्चे क्या 2-2 विषय में पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये 16 बच्चे क्या 2-2 विषय में पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। बेटा क्या ये 12 बच्चे 2-2 विषय में पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा ये 2-2 में पास हो रहे हैं, ठीक है। ये 10 बच्चे तो 3-3 विषय में पास हो रहे हैं, तो कम से कम 2 में तो है ही ना।
कम से कम 2 विषयों में पास होने का मतलब केवल 2 ही तो नहीं होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा में भी पास हो सकते हैं। तो सर हमारे काम के बच्चे, मतलब के बच्चे पता है कौन कौन हुए? 24 + 16 + 12 + 10, ये बच्चे जो हैं वो कम से कम किन्हीं 2 विषयों में पास हुए। सही सही है। और किसी भी विषय में पास नहीं होने वाले बच्चे कितने? 36। बेटा इनके बीच में हमको रिस्पेक्टिव रेशियो चाहिए था, क्रमशः अनुपात। बेटा ऊपर कितना आया था टोटल? 62। नीचे कितना आया था? 36। सॉल्व करो। हाँ 31 18। चलिए तीसरा बताएं सर। चलिए केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे आप सब लोग बताइए, दिख कितने रहे? 138। गलती से ना बोल देना, 138 जो दिख रहे हैं वो केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले दिख रहे हैं। आपको बोला गया था केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे, तो जब केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे पूछे जाएंगे तो बेटा पूरा केमिस्ट्री का गोला, और पूरा केमिस्ट्री का गोला टोटल करो। हाँ 138 + 16 + 10 + 12 कितना हुआ बेटा? 176। तो आपका सवाल पता है क्या है कि 176 जो है वो 480 का कितना परसेंट है? आप अगर ध्यान से देखो तो कक्षा के कुल बच्चे 408 थे ही नहीं, कक्षा के कुल बच्चे थे कितने? याद करो थे कितने? 480। तो 176 जो है वो 480 का कितना परसेंट है? बताओ बेटा, क्या सवाल यही तैयार हुआ? तो आपने सॉल्व कैसे किया? 176 हाँ बटे 480 गुणे का 100। बेटा सॉल्व करके बताओ जरा, मोबाइल से कर लो, बताओ जल्दी से। कितना बेटा? 36 सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, फोर्थ वाला। इसका फोर्थ वाला प्रश्न क्या था, आइए देखते हैं। चौथा क्या था, बोलो बेटा। केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों, ये हुई ना बात, केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों। चलो सामने देखकर बताओ कितने दिख रहे हैं? हाँ भाई अरे बताओ, केवल मैथ्स से फेल होने वाले सर 12 ही है, सर 12 ही है। देखो 3 विषय थे, 3 विषयों में से केवल मैथ्स में फेल होने चाहिए, केवल मैथ्स में फेल होने चाहिए। अच्छा अगर केवल मैथ्स में फेल होंगे तो इसका मतलब बाकी दोनों में पास होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो केवल मैथ्स में फेल हो लेकिन बाकी दोनों में पास होने चाहिए। तो आप बताओ ये जो 12 संख्या है क्या वो हरे वाले गोले से बाहर है कि नहीं? तो इसका मतलब मैथ्स में तो फेल हो गए बेचारे, क्योंकि मैथ्स का जो गोला था हरा वाला वो पास वाला था। तो अगर इस गोले से बाहर हो गए तो मतलब मैथ्स में फेल हो गए। अच्छा केवल मैथ्स में ही फेल हुए हैं क्योंकि बाकी दोनों में पास हो गए। तो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि केवल मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों और केवल फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों, और केवल फिजिक्स में पास होने वाले। तो केवल फिजिक्स में पास होने वाले कितने? क्या अनुपात चाहिए? अनुपात। तो बेटा 12 और 94 का आपको अनुपात चाहिए, सही बात है। केवल मैथ्स में फेल होने वाले 12 और केवल फिजिक्स में पास होने वाले 94। आइए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मेरे ख्याल से बस 1-2 ही से कट पाएगा, है ना बेटा? कितना? 47 सही। आइए जल्दी से देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। बेटा इसमें भी थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है आपके साथ में। देखो भाषा पढ़िए, केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले। बेटा केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले मतलब केमिस्ट्री में पास होने वाले, केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण नहीं होने वाले बच्चे, जो केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण ना हुए हो, मतलब केमिस्ट्री में फेल ना हुए हो। अगर केमिस्ट्री में फेल ना हुए हो मतलब कि केमिस्ट्री में पास हुए हो, यही भाषा हुई कि नहीं? वो बच्चे जो केमिस्ट्री में फेल ही ना हुए हो, फेल ही ना हुए हो, केमिस्ट्री में फेल ही ना हुए हो मतलब केमिस्ट्री में पास हुए हो। तो आपका प्रश्न अगर सीधे तौर पे पढ़े तो कुछ इस प्रकार से कि केमिस्ट्री में पास हुए जो बच्चे हैं, केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे, तो पहले तो आप केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे को टोटल करके बताओगे कितना है? 176। हाँ तो सवाल को दोबारा से पढ़ दीजिए ना। मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों से, तो बेटा मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे, तो क्या मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले मतलब मैथ्स में पास होने वाले बच्चे? सामने देखकर बताओ मैथ्स में पास होने वाले कितने? 78 बोल रहा है कोई क्या? नहीं सर, 78 जो है वो केवल मैथ्स में पास हुए हैं। हमसे बोला कि मैथ्स में पास होने वाले बच्चे, तो मैथ्स में पास होने वाले कितने बेटा?
78 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 16, अब बताओ 128। तो आपका सवाल ये है कि 176 जो है वो 128 से कितने परसेंट बेटा, कितने परसेंट कम अथवा अधिक है। बस इतना ही सा सवाल है। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहले तो ये तय करो कि जो 176 है क्या वो 128 से ज्यादा है कि नहीं। ज्यादा तो है सर, कितना ज्यादा है बेटा, बेटा आया कितना आया 48। किससे ज्यादा है 128 से गुणे 100। अच्छा कभी कभी गलती क्या कर लेते हैं हम लोग एक बात को जबरदस्ती रट लेते हैं कि दोनों में जो बड़ी संख्या वही नीचे आएगी। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जाता है, जिसके सापेक्ष प्रतिशत निकाला जाता है, या ये कह लो कि जिस संख्या के साथ से लिखा होता है या फिर का लिखा होता है, हमेशा वो संख्या नीचे आती है। तो बेटा आपने क्या किया, दोनों का अंतर निकाला और बेटे 128 हाँ कितना बनाया 37.5, नहीं ना भैया, मैच हुआ। चल ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं जल्दी से, ये नोट कर लीजिए। हाँ जाइए जल्दी नोट करिए, फिर अगला सवाल। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो तैयार किया है बेटा, जल्दी से इसको नोट करो, हटा दे फिर हम। क्लास से चलिए क्लास बेटा, जल्दी से इसको नोट करो फिर हटा दे। बेटा नोट हो गया, चलिए रब कर दे सर। ये जो पास फेल वाले सवाल है बेटा, ये पेपर में बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल जैसे बोल दिया जाता है इतने बच्चे हॉकी खेलते हैं, इतने क्रिकेट, इतने फुटबॉल, ये तो हो जाते हैं। चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये भी हो जाते हैं। लेकिन जो पास फेल वाले सवाल है, पास फेल वाले, इनमें बड़ी परेशानी होती है। इनमें क्या होता है कि इनमें दो बातें निकल के आती हैं कि अगर आपको बोला जा रहा है कि इतने बच्चे पास हुए, इसका मतलब ये फेल नहीं हुए। दो अर्थ होते हैं। और इतने बच्चे अगर फेल हो गए, इसका मतलब ये बच्चे पास नहीं हुए। तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ चलना पड़ता है इन तरह के प्रश्नों में, पास फेल में। इसीलिए एग्जाम में कहीं ना कहीं इनका वेटेज ज्यादा हो जाता है। बेटा इसको हटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक सवाल लिख रहे हैं, सामने नोट करिए। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में मिलते हैं। केवल कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं। गणितीय संक्रियाएं एक चैप्टर होता है आपके मैथ में, रीजनिंग में पढ़िएगा, लिखा होता है गणितीय संक्रियाएं, उसमें आता है यदि दिया हुआ है कंडीशन आपको, यदि a@b का अर्थ है, यदि a@b का अर्थ है, a@b का अर्थ है बेटा, दिया हुआ है √b अपॉन a प्लस ab, ये दिया है √b अपॉन a प्लस ab। फिर हमको दिया है सर a कॉपीराइट b का अर्थ है, का अर्थ है सर दिया हुआ है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। सर इसके बाद में हमको दिया हुआ है a has b, a has b का अर्थ दिया है बेटा, हमको का अर्थ दिया है बेटा a प्लस b, दिया हुआ है बेटा a प्लस b इंटू फैक्टोरियल b, सॉरी फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल a, ये हमको दिया गया। तो हमसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए, तो बताइए कि, तो बताइए कि बेटा प्रश्न दिया गया हमको कुछ इस प्रकार से, प्रश्न इस प्रकार से दिया है सर हमको कि 3 @ 36
दिया हुआ है 3@36। कॉपीराइट 4 has 6। ठीक है, हमको इसका उत्तर निकालना है। जरा बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके। इस पूरी कहानी का प्रश्न, इस पूरी कहानी का सॉल्यूशन निकालिए जल्दी से। कंडीशन आपको दे दी गई है, उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हमको चलना है। जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा, केवल कैलकुलेशन का सवाल है छोटा सा। हाँ बेटा, -150 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। -150 सही है। देखिए अगर समझेंगे तो बेटा ये निशान लगा @ का, @ का निशान, इसके साथ वही व्यवहार करना है जो व्यवहार को ऊपर बताया गया। आप चेक करिए बेटा, A@B का जो अर्थ था, क्या वही अर्थ 3@36 का भी होगा? अगर आप इसकी तुलना कर देते हो A@B से, मतलब A@ इस निशान को @ बोलते हैं, A@B से तुलना कर देते हो तो A की जगह पर 3 आ चुका है, B की जगह 36 आ चुका है। अच्छा, इस कहानी का परिणाम ये होता था √B/A। तो अब ये देख लो कि इसमें B की जगह कौन है? 36। तो क्या √36/A 3 होगा? प्लस क्या लिखा होता था? AB। और AB का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो कि 36 × 3 यही होना चाहिए। तो ये तो हो गया इस पहले वाले कोष्टक की वैल्यू, सही बात है। अब हमने निशान लगा दिया कॉपीराइट का। अब हम बगल वाले कोष्टक में आए, 4 has 6। अब बेटा 4 has 6 को सॉल्व करना है, तो हैज, ये निशान हमसे कुछ बता रहा है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि हैज का निशान अगर कभी लगा होता था किन्हीं दो लोगों के बीच में, तो जैसे A has B है, तो A has B का अर्थ बेटा वही होता था, सॉरी 4 has 6 का अर्थ वही होगा जो A has B का होता था। और A has B का अर्थ क्या बताया था? A + B × फैक्टोरियल A। तो अगर आप A has B को इसके ठीक ऊपर रख देते हो, अगर A has B को ठीक इसके ऊपर रख देते हो, तो ध्यान से देखो A की जगह 4 आ गया है, B की जगह 6। तो जहां जहां A है वहां वहां हम 4 रख देंगे, और जहां जहां B है वहां वहां क्या रख देंगे? 6। आइए रखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे ही सॉल्व होगी बेटा। A + B, तो मतलब A + B मतलब 4 + 6 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल A का मतलब, ये बताओ A की जगह कितना है? क्या बात सही है? अब इनको सॉल्व करना, पहले कोष्टक को निपटा लेते हैं, ब्रैकेट्स को। तो इनको देखेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, और 6 में 3 का भाग देंगे 2, 36 नहीं 108, 108 + 2 110, ये हो गया 110। कॉपीराइट। हाँ यहाँ देखो बेटा, 6 4 10, फैक्टोरियल 4 को देखते हो तो ये होता है 24। मालूम है ना कैसे? सिंपल सी बात है ना, जिनको नहीं पता वो देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे तो होता है 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है, ठीक है। तो ये 24 × 10 कितना? 240। अब हमको बेटा इसको सॉल्व करना है, और बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए भी तो हमको मदद की गई है। इस मदद को देख लेते हैं। 110 कॉपीराइट 240, बेटा ऐसा निशान यहाँ भी तो लगा है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इस पे तुलना कर देते हो A कॉपीराइट B से, अगर बेटा आप A कॉपीराइट B से इसको कंपेयर कर देते हो A कॉपीराइट B, तो आप देखो A की जगह आ गया 110, B की जगह आ गया 240। चलिए देख लेते हैं सर। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, क्या बनती है? 3A - 2B। तो आप भी कुछ ऐसा ही करोगे, 3A - 2B। तो बेटा A की जगह पे 110 आ गया था, तो हमारी समझ से आप शायद ये करने वाले हो 3 × 110 माइनस, बोले बेटा 2 × 240। हाँ बेटा 330 है ना।
तो ये 330 माइनस 480, बेटा ये हो गया 480। कितना आ रहा है? माइनस का 150। ये मान के चलिए पेपर में जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये फ्री के नंबर कहलाते हैं। सही बता रहे, फ्री के नंबर, आप इसमें गलती नहीं कर सकते। और अगर ये प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं तो मतलब ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको प्रैक्टिस से आसानी से हो जाए, जोड़ घटा नहीं तुम्हें, वैल्यू रखो, कंपेयर करो, सॉल्व करो। चलिए जल्दी से एक सवाल लिखिए, हेडिंग डालिए कथन। कथन बोले, केवल नीले हरे हैं। कथन आप लिख रहे हो, ओनली ब्लू आर ग्रीन्स। केवल नीले हरे हैं, केवल नीले हरे हैं, हरे हैं। अगला कथन लिखो बेटा, कुछ नीले सफेद हैं, कुछ नीले सफेद हैं। लिखा? फिर लिखिए अगला कथन, सारे गुलाबी, सारे गुलाबी, सारे गुलाबी सफेद हैं। अगला कथन आप लिख रहे हो, सारे गुलाबी सफेद हैं। और अगला कथन लिखिए, कोई काला, कोई काला गुलाबी नहीं है, कोई काला गुलाबी नहीं है। चलिए निष्कर्ष लिखिए पहला, बोले निष्कर्ष पहला लिखिए सर, पहला लिखिए बेटा, लिखिएगा, कुछ सफेद, कुछ सफेद हरे हो सकते हैं। निष्कर्ष लिखो पहला, कुछ सफेद हरे हो सकते हैं। सम वाइट कैन बी ग्रीन। पहला लिखिए, कुछ सफेद हरे हो सकते हैं। दूसरा लिखिए सर, दूसरा, दूसरा लिखिएगा, कुछ हरे, कुछ हरे गुलाबी हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, सकते हैं। तीसरा लिखिए निष्कर्ष, बेटा तीसरा निष्कर्ष लिखोगे, सारे नीले, सारे नीले काले हो सकते हैं, सारे नीले काले हो सकते हैं। भैया लिख पाए? सारे नीले काले हो सकते हैं। अच्छा, जो सकते हैं हम बार बार बोल रहे हैं, यही संभावना होता है, इसी को संभावना कहा जाता है। संभावना लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा शब्द होता है, इसलिए हम छोटा करके लिखवा देते हैं, है वही चीज। अगला लिखो बेटा, इसी में क्या चौथा निष्कर्ष लिख रहे हो? चौथा निष्कर्ष लिखिएगा बेटा, चौथा निष्कर्ष लिखिएगा, चौथा निष्कर्ष लिखिएगा, यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाएं, यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाएं, सारे सफेद गुलाबी हो जाएं, तो कुछ नीले, तो कुछ नीले, तो कुछ नीले निश्चित रूप से, तो कुछ नीले निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कभी भी, निश्चित रूप से कभी भी, कभी भी काले नहीं होंगे, काले नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। पांचवा और आखिरी लिखो, पांचवा आखिरी, कुछ नीले, कुछ नीले, कुछ नीले सफेद नहीं है, कुछ नीले सफेद नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, अपने अनुमान से, अपने सॉल्यूशन के तरीके से जल्दी निपटाइए। और बेटा जरा सोचिए, तय करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको हटा देंगे जो सामने नोट हो गया होगा, ठीक है? प्रयास करो जल्दी से, अपने हिसाब से तय करो। इन प्रश्नों का जो अभी बोले हैं, इनका सही जवाब देने वाले को जोरदार इनाम मिलेगा, ठीक है?
है बेटा? और बाकी तीनों गलत। अच्छा, हो सकता है। और बताएं सर। नहीं पढ़े? नहीं, आप तो तुमने नहीं पढ़े बेटा? अरे क्या चीज? पांचवा सही है, बाकी सब गलत। अच्छा, हो सकता है। चौथा सही है और सारे गलत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें बेटा? देखो सामने, देखो बहुत काम की बात है। ये जो केवल वाला कथन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामने देखो बेटा, कभी भी अगर कथन में बेटा, कभी भी अगर कथन में, कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर के सवाल हैं सिलॉक के। सर बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। कभी भी कथन में अगर बेटा ये लिखकर मिल जाए, कोई कथन मिल जाए, जैसे मान लो कि केवल P Q है, इंग्लिश में ऐसी बात को कह सकते हैं हम लोग कि ओनली P R Q। कभी भी अगर ऐसा कोई कथन आपको मिल जाता है तो इस कथन का सही मतलब होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। इस कथन का सही मतलब ये होता है कि सारे Q केवल P के अंदर ही बंद रहेंगे, P के अंदर ही बंद रहेंगे, P के अंदर ही बंद रहेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से इनका कोई रिश्ता नहीं होगा। किसी अन्य व्यक्ति से इनका मतलब Q का, किसी अन्य व्यक्ति से Q का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। तो बेटा आपको एक बात बताते हैं, ये जो हमने लिखा है, अगर हम ये ना लिखते, हम सीधे तुमको इसका डायग्राम बता देते कि केवल P Q है, इसका डायग्राम बनता कैसे, तो भी तुम्हें कोई ऐतराज ना होता। लेकिन उससे तो पूरी कहानी सीख ना पाते, इसलिए मुझे ये लिखना भी पड़ा कि इसका सही मतलब क्या है। तो इस चीज का चित्र क्या बनता है वो समझो बेटा। इस चीज का चित्र ये बनता है कि जैसे केवल P Q है बोला है, तो जो पीछे वाला व्यक्ति होता है, पीछे वाला वो व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति के अंदर बंद हो जाता है। मतलब जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के अंदर बंद हो जाता है, जो पीछे वाला व्यक्ति है वो आगे वाले के अंदर बंद हो जाता है। मतलब इस बात का चित्र जो बनता है वो ये बनता है, इस कहानी का चित्र ये बनता है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं कि सर जी केवल P Q है, इसका मतलब होता है सारे Q P हैं। और जिन्होंने ये याद कर लिया फिर वो प्रश्न गलत करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये नहीं याद करना है कि सारे Q P है, आपको सही ढंग से ये याद करना है कि सारे Q केवल P के अंदर ही बंद रहेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से इन Q का कोई भी रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। चलिए, ये तो हो गई इतनी बात का मतलब बेटा। केवल वाली बात का मतलब तो हम लोगों को बता दिया गया। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। ये बताओ स्टेटमेंट, कथन क्या बोला था पहला? केवल नीले हरे हैं। पहला कथन हमको ये बोला था सर, पहला कथन बोला गया था हमको कि केवल नीले हरे हैं, केवल नीले हरे। अभी CPO SI का पेपर हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा हर सेट में प्रश्न आए थे इसके सिलों के ना। केवल नीले हरे। अगला बताओ कथन क्या था? कुछ नीले सफेद हैं, कुछ नीले सफेद हैं। हाँ बताएं, अगला क्या था? सारे गुलाबी सफेद है। शाबाश। हाँ अगला बताएं। कोई काला गुलाबी नहीं है, गुलाबी नहीं है। बेटा ये कथन है। अब इन कथनों को आप चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। तो केवल नीले हरे हैं, केवल नीले हरे हैं। तो आप देखिएगा जो पीछे वाला व्यक्ति है, क्या वो आगे वाले व्यक्ति के अंदर बंद हो जाएगा? पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले के अंदर बंद होता था। तो आप इस बात को दिखाओगे तो कुछ ऐसे दिखाओगे बेटा, आपने अंदर बना दिया हरे और ये है सर नीले। चलो शुरू करते हैं। अगला कथन क्या था? कुछ नीले सफेद है। बेटा कुछ नीले सफेद है, ये हमने बना दिया कुछ नीले सफेद है। अगला देखो बेटा, अगला कथन क्या है? सारे गुलाबी सफेद है। तो ठीक है सर, हमने ये गुलाबी बना दिया।
देखकर बताइए बेटा, क्या इस समय सारे गुलाबी सफेद के अंदर बंद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। फिर बोला गया कोई काला गुलाबी नहीं। ठीक है सर, यहाँ कहीं हम एक ब्लैक काला गोला बना देते हैं और ऐसे गुलाबी और काले के बीच में कट्टम लगा देते हैं। क्या इस कट्टम का मतलब समझ पा रहे हैं कि ये जो काला भाई साहब है ये किनको नहीं टच कर पाएंगे? गुलाबी। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या था बताओ बेटा? कुछ सफेद हरे हो सकते हैं, कुछ सफेद हरे हो सकते हैं। अब जैसे ही ध्यान देना बेटा, कुछ सफेद हरे हो सकते हैं, सफेद का गोला जैसे ही हरे को छुएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है हरे के ऊपर क्या प्रतिबंध लगा था? हरे के ऊपर यह प्रतिबंध लगा था कि तुम केवल चुपचाप मुंह बंद करके किसके अंदर बैठे रहोगे? नीले के अंदर बैठे रहोगे, तुम्हें किसी और से रिश्ता जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप बताइए जो हरे हैं क्या वो सफेद से या किसी और से रिश्ता जोड़ सकते हैं? नहीं, केवल किसके अंदर चुपचाप बैठे रहे? नीले के अंदर। तो बोला गया कुछ सफेद हरे हो सकते हैं। सर सफेद का गोला कभी भी हरे को टच कर ही नहीं सकता है। तो बेटा ये पहला वाला क्या होगा? गलत। दूसरा वाला बताओ बेटा। कुछ हरे गुलाबी हो सकते हैं। अब फिर उन्होंने वही बात कर दी, फिर उन्होंने बेटा वही बात कर दी। ये कह रहे हैं कि कुछ हरे गुलाबी हो सकते हैं। क्या हरे का गोला अगर कोशिश करे तो क्या गुलाबी को छू सकता है? क्या नहीं छू पाएगा, क्योंकि जैसे ही हरे खिसक के यहाँ आएंगे और गुलाबी आएंगे और टच करेंगे तो बेटा हरे ने जैसे ही गुलाबी को टच किया तो आपको पता है इनसे गुनाह हो गया। गुनाह क्या हुआ? गुनाह ये हुआ कि इनसे कहा गया था कि सारे हरे केवल किसके अंदर बंद रहेंगे? नीले के अंदर बंद रहेंगे, किसी और से रिश्ता नहीं रखना है। तो क्या हरे भाई साहब कभी भी गुलाबी या सफेद में से किसी से भी रिश्ता रख पाएंगे? नहीं रख सकते। सर गलत है। तीसरा बताएं। सारे नीले काले हो सकते हैं। सारे नीले काले हो सकते हैं। जैसे ही बेटा नीले वाला गोला आप काले के अंदर बंद करोगे, आइए करके देख लेते हैं। नीले वाला गोला आपने काले के अंदर बंद किया, नीले वाला गोला आपने काले के अंदर बंद किया। जैसे ही बेटा नीले के ऊपर आपने बड़ा सा इस प्रकार से काला बनाया तो आपको पता है आपसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? ध्यान से सुनना। इस समय जो हरे भाई साहब हैं वो नीले के साथ साथ और किसके अंदर बंद हो गए? काले के अंदर। तो क्या हरे भाई साहब का रिश्ता काले से भी हो गया? जबकि मना किया गया था हरे का रिश्ता केवल किससे रहेगा? नीले से, और किसी से नहीं। हरे भाई साहब किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये चित्र गलत है, ये नहीं बन सकता। और अगर ये चित्र नहीं बन सकता तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला भी, तीसरा वाला भी क्या होगा बेटा? गलत। तीसरा वैसे था क्या? आपने बोला क्या था? सारे नीले। तो आपने हमसे बोला था सारे नीले काले हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये भी गलत हो गया। हाँ आगे बताएं। यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाएं तो कुछ नीले निश्चित रूप से कभी भी काले नहीं होंगे। शाबाश। आपने हमसे ये कहा यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाएं, सारे सफेद गुलाबी हो जाएं। आप कुछ रास्ता सोचते हैं। ये जो गोला बना था, मान लेते हैं ये गोला जो है वो गुलाबी का है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गुलाबी, और ठीक इसके ऊपर मैंने एक गोला और ढक दिया, ओवरलैप कर दिया, करेक्ट इसके बराबर आकार का, इसी की परिधि का, इसके सरकमफ्रेंस का इतने ही बड़े आकार का मैंने एक गोला इसके ऊपर और ढक दिया, और उस गोले का नाम है सफेद। अब हमने यार बना तो दिया, लेकिन ये चित्र सही है कि नहीं पहले इसका फैसला तो कर लो। आपने देखिए आपसे निष्कर्ष में क्या मांगा था जरा बताओ। चौथा निष्कर्ष क्या था? यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाए, तो देखो आपने सारे सफेद को गुलाबी से ढक दिया, चलो ढक तो दिया, लेकिन चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला भी तो करो। और चित्र का फैसला कभी भी निष्कर्ष नहीं करता, हमेशा कथन करता है। चलिए हम कथन पढ़ते हैं, आप सामने देखिए। कथन ये लिखे, केवल नीले हरे हैं। देखकर बताओ कि हरे का गोला नीले के अंदर ही केवल बंद है। दूसरा, कुछ नीले सफेद हैं। देखकर बताओ क्या कुछ नीले सफेद दिख रहे हैं? अभी भी दिख रहे हैं। फिर सारे गुलाबी सफेद हैं। देखकर बताओ सारे गुलाबी जो है वो सफेद के बराबर ढके हुए हैं, एक के ऊपर एक कवर्ड है। फिर तक कोई काला गुलाबी नहीं है। देखो बेटा कोई काला गुलाबी नहीं है, बात सही है, दोनों के बीच में कट्टर लगा है, सारी बातें ठीक है, तो चित्र तो बन सकता है। तो अब इनका निष्कर्ष अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या था बताएं? यदि सारे सफेद गुलाबी हो जाएं तो हो जाएं, निश्चित रूप से कभी भी काले नहीं होंगे। तो कुछ नीले निश्चित रूप से कभी काला नहीं होंगे। कुछ नीले निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से कभी भी काले नहीं होंगे, नहीं होंगे। बेटा आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो सारे गुलाब सफेद गुलाबी हमने कर दिए, तो निश्चित रूप से कुछ नीले हैं जो कभी भी काले नहीं होंगे। तो कुछ नीले हैं जो कभी भी काले नहीं होंगे। आपको पता है
जो नीले का ये वाली जगह है, ये जगह इसको कभी भी काला टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जगह जो है वो अब केवल नीले की नहीं बची, ये जगह जो है वो गुलाबी की भी हो गई है और सफेद। आप बताओ काले भाई साहब अगर कोशिश करें तो काले भाई साहब यहाँ तो आके चुपचाप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई काले को रिश्ता इससे नहीं जोड़ना है, मना किया है। साथ ही साथ काले का रिश्ता गुलाबी से भी नहीं होगा, देखो ना, मना किया था ना, कोई काला गुलाबी नहीं। तो काले को गुलाबी से भी रिश्ता नहीं रखना है, हरे से भी नहीं कर सकता बेचारा। तो काला यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, काला अगर चाहे तो यहाँ भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो यहाँ भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर काला कोशिश करे तो आप बताओ क्या कभी भी इसको छू सकता है? नहीं छू पाएगा, क्योंकि ये जगह अब केवल और केवल नीले की नहीं रही, ये गुलाबी और सफेद की भी हो गई है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से कुछ नीले ऐसे होंगे जो कभी भी काले नहीं होंगे। वो कौन से वाले नीले होंगे जो कभी भी गुलाबी नहीं होंगे? वो नीले जो काले नहीं होंगे, वो नीले जो कि गुलाबी और सफेद के अंदर आ रहे हैं, वो कभी भी काले नहीं होंगे। अच्छा अगला बताओ बेटा। कुछ नीले सफेद नहीं है। आइए वापस से अपने इनिशियल डायग्राम पे आ जाइए, वापस से अपने प्रारंभिक चित्र पे आ जाइए। जो चित्र हमने शुरुआत में बनाया था उसी पर आ जाओ, शुरुआत में जो बनाया था बेटा उसी पर आ जाओ वापस। ये गुलाबी है ना, गुलाबी, और शुरुआत वाला जो चित्र था वो आपका कुछ इस प्रकार से था बेटा, ये काला। हाँ जरा बताओ निष्कर्ष क्या था, फिर से बोलो ये वाला। कुछ नीले सफेद नहीं है, कुछ नीले सफेद नहीं है, कुछ नीले सफेद नहीं है बेटा, कुछ नीले सफेद नहीं है। देखकर बताओ नीले के अंदर कोई ऐसी जगह है क्या जो कभी भी सफेद को टच नहीं कर पाएगी, या कभी भी सफेद उसको टच नहीं कर पाएगा? कौन सी जगह है? अरे वाली, क्योंकि ये जगह इसको एक पाबंदी लगा दी गई थी कि तुम कभी भी किसी और से रिश्ता रख ही नहीं सकते हो। तुम केवल किससे रिश्ता रखोगे? नीले से। तुम केवल नीले के अंदर ही रहोगे। तो आप बताओ क्या इस जगह को कभी भी सफेद आके छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। तो कुल मिला के नीले की जो ये वाली जगह है, क्या ये कभी भी सफेद को टच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कुछ नीले सफेद नहीं है, ना कभी हो पाएंगे। वो कौन से वाले नीले हैं पता है तुमको? ये वाले। तो ये कभी भी सफेद नहीं हो पाएंगे। बात बिल्कुल सही। अब बेटा आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा गलत, चौथा, पांचवा सही। पहले पढ़ा? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय। रिकॉर्डिंग